वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो हमारा होगा बेसिकली ये वीडियो है ज़िंदगी विद रिचा बोल रही हूँ। एंड मीन्स ये वीडियो मोदी जी से रिलेटेड होगी। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, जानते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। सो बिना देरी के चलते वीडियो की तरफ रिएक्ट करते हैं। सो हियर वी गो। वो था मोदी का विरोधी। गुजरात में जो 2002 में जो दंगे हुए उसमें हमारी फैक्ट्री जो थी वो जल गई, ऑफिस जल गई, घर जल गया था और हम लोग ऑलमोस्ट सड़क पे आ गए थे। खुलकर की मोदी की खिलाफत। इस फसाद में यूँ लगा कि यार इनफ इज इनफ। तो इस बार यूँ लगा कि नहीं यार कुछ करना चाहिए। फिर हुई मोदी से एक मुलाकात। 5th फ्लोर पे मोदी साहब का कमरा था, तो वहाँ खड़े थे मोदी साहब मुझे इस्तकबाल में और मेरे गले में हाथ डाला और बोला यार क्या चल, यूँ करके उनकी जो स्टाइल है ना। मुलाकात हुई, क्या बात हुई कि मोदी का विरोधी बना उनका मुरीद। तो मैंने कहा सर आप 5 करोड़ जो गुजराती की बात करते हो तो वो 5 करोड़ में हम 50 लाख हैं या नहीं। तुम मेरे हो, उस पर मोदी ने मुझे 20 मिनट तक लेक्चर दिया वहीं। नमस्कार, जिंदगी विद ऋचा के कॉन्वर्सेशंस में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं। और आज से नहीं, तब से जब से मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हालांकि 2002 के गुजरात दंगों के बाद इन्होंने ही अपना बहुत कुछ गंवाने के बाद मोदी के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन शुरू किया था, सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वही जफर सरेशवाला जो मोदी के बहुत बड़े विरोधी माने जाते थे, वो आज उनके सबसे करीबी माने जाते हैं। और क्या वो करीबी अभी भी बनी हुई है जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी के साथ थी इनकी? क्या आज देश के प्रधानमंत्री के साथ भी उतना करीबी रिश्ता इनका है? और बहुत सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज ही मेरे साथ जुड़े हैं। जफर साहब, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद ऋचा में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। तो चलिए बात यहीं से सबसे पहले शुरू करते हैं। 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए, आपने अपना बहुत कुछ खोया, गंवाया। मेरे ख्याल से फैक्ट्रीज आपकी जला दी गई और आपने एक बड़ा कैंपेन मोदी विरोध में शुरू किया। थोड़ा सा चाहूँगी तो उस कैंपेन के बारे में बताएं और उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि आज अगर मोदी के समर्थकों का नाम लिया जाता है तो आपका नाम बहुत ऊपर आता है। नहीं देखिए, बिल्कुल गुजरात में जो 2002 में जो दंगे हुए उसमें हमारी फैक्ट्री जो थी वो जल गई, ऑफिस जल गई, घर जल गया था और हम लोग ऑलमोस्ट सड़क पे आ गए थे। लेकिन वो पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी जो फसाद हुए जितने भी, बल्कि अहमदाबाद में जो फसाद होता था तो सबसे पहले आग लगती थी हमारी फैक्ट्री को। 69 के राइट में, 85 में, 87 में, 90 में, 92 में और फिर ये 2002 में। लेकिन ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी रही कि वो आग हमारे लिए हमेशा बाग बन गई, तो फिर खड़े हो गए। लेकिन ये हुआ कि इस फसाद में यूँ लगा कि यार इनफ इज़ इनफ, यानी परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम जो है, क्योंकि कभी भी किसी फसाद में जो करने वाले थे वो कभी गिरफ्तार हुए नहीं, ना कभी किसी को सज़ा मिली। तो इस बार यूँ लगा कि नहीं यार कुछ करना चाहिए। तो बोले किससे करें? तो बोले हमने सोचा भाई चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके ख़िलाफ़। तो चूँकि मैं इंग्लैंड में था उस ज़माने में, तो हमने उनके ख़िलाफ़ एक छोटा शुरू किया, लेकिन वो बाद आगे चलकर एक बड़ा वो बन गया और उसमें बहुत सारे लोग जुड़े। हमने बड़ी मूवमेंट की कई शहरों में मोदी साहब के ख़िलाफ़ और वहाँ के प्रदर्शन भी किए, इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किए। फिर मैंने वहाँ के MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको इस्तेमाल किया। हम खुद उस ज़माने में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर साहब, उनसे हम मिले। फिर लगा कि नहीं इस तरह इससे नहीं होगा, यानी इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल करने की सारी तैयारियां की और उसमें हमने शेरी बूथ, जो टोनी ब्लेयर जो हैं उनकी अहलिया है, जो बहुत ही मशहूर ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, उनको हमने हायर किया। और सिर्फ यही नहीं, ये सब आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे थे या एज एन ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, मैं अपने पैसे खर्च करके करता था। ये एक। दूसरा, हमने लंदन हाई कोर्ट में एल के अडवाणी साहब जब होम मिनिस्टर भी थे और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे,
तो 2002 मेरे ख्याल से नहीं, उससे पहले मैं अमेरिका भी गया, इसलिए कि जब ये हुआ तो मेरे फादर की एक दोस्त की बीवी थी, वो उस ज़माने में अमेरिका की एम्बेसडर थी रोमानिया में। तो मेरी उनसे बातचीत होती थी, उनका अहमदाबाद में ताल्लुक़ था क्योंकि उनके हस्बैंड अहमदाबाद से थे। तो मैंने कहा कि भाई, और अमेरिका ने कुछ कहा नहीं था, यानी इतना हुआ। तो मैंने उनसे एक दिन कहा कि यार इतने अगर कुत्ते मर जाते तो अमेरिका शोर मचाता है, यहाँ इंसान मरे और आप खामोश हैं। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने कहा भाई क्यों कुछ नहीं कर रहे आप? तो कहा कि अच्छा मैं कॉलिन पॉवेल से, जो अमेरिका के उस ज़माने में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जी, तो मैं उनसे आपकी मुलाकात करवा सकती हूँ। तो एक दिन उनका फ़ोन आया, गालिबन अप्रैल या मई 2002 में। मैं गया और मैंने बाकायदा एक ख़त लिखा कि तो दंगों के जस्ट बाद ही में बात की बात है, हाँ। तो मैंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी साहब को जो है आप इनका वीज़ा भी रिवोक करो और इनको वीज़ा दो भी मत। तो उन्होंने, तो वो मेरा एक वो बना। और बाद में फिर मैंने अमेरिका में भी लोगों से मुलाकात की, अलग अलग शहरों में, बॉस्टन में, हार्वर्ड में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में। और एक माहौल था। क्या चाहते थे आप? कि भाई यानी सज़ा होनी चाहिए लोगों को। अच्छा, यानी मोदी का क्या होना चाहिए? कि भाई नहीं, यानी कुछ होना चाहिए, ये नहीं था मुझे। अच्छा, मुझे कोई ज़ाती दुश्मनी तो थी नहीं, उसूल की लड़ाई थी। ये सब कुछ किया। और फिर अडवाणी साहब चूँकि होम मिनिस्टर थे, तो पता चला मेरे ख्याल से जून में अडवाणी साहब इंग्लैंड आ रहे थे कोई टेररिज्म की कॉन्फ्रेंस में। तो हमने अडवाणी साहब के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि दिस मैन शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर यूके। बहरहाल वो भी किया। बाद में खैर वो केस डिसमिस हो गया। फिर अडवाणी साहब आए 6 महीने के बाद दोबारा, तो हमने उनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन किया बड़ा इंडियन हाई कमीशन में। ये सब कुछ किया और करने के बाद फिर वो मैजिक पिल आपको हाँ, मोदी जी ने क्या दी कि आप बदल गए? ये हुआ कि एक संजीदगी से मैंने सोचना शुरू किया। तो मुझे एक एक्टिविस्ट की दुनिया दिखी तब कि भाई ये तो एक बहुत बड़ी, ये भी एक बड़ा बिजनेस है। मैं तो अपने पैसों से लड़ रहा था, लेकिन लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो हैं इस मुल्क में, जो पूरी दुनिया में जाते थे। तो मुझे तब ये लगा कि यार मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी टीवी पे जो इंटरव्यू वगैरह आते थे, जैसे मैं एक्टिविस्ट बन गया था। यहाँ रुक रही हूँ आपको। इस दौरान आपके पास कहीं से भी ये कोशिशें नहीं हुई कि मोदी जी की तरफ से या सरकार की तरफ से आपको कहा जाए कि भाई क्यों ये सब कर रहे हो हमारे विरोध में? ये कोई एफर्ट कहीं से नहीं आया? फिर क्या हुआ कि दोबारा मोदी साहब इलेक्शन भी जीत गए दिसंबर में 2/3 मेजॉरिटी से। और उसके बाद फिर मैंने सोचना शुरू किया कि भाई आखिर, और मैं इंग्लैंड में भी था, क्या आखिर क्या। तो ये हो गया था, इलेक्शन जीत गए। तब मुझे अहमदाबाद, और हाँ मेरे ख्याल से 2003 मई या जून में मुझे अहमदाबाद से फ़ोन आने लगे कि यार जफ़र भाई, ये नरेंद्र सुना है कि मोदी साहब इंग्लैंड आ रहे हैं, वाइब्रेंट गुजरात का जो उन्होंने शुरू किया है, तो यार आप उनसे मुलाकात कीजिए और कुछ बातचीत का कोई रास्ता बनना चाहिए। ये मुझे लोगों ने वहाँ से कहना शुरू किया। तो मैं बड़ा वो हुआ कि यार मैंने तो लड़ाई लड़ी है, तो कोई मुझसे क्यों मिलेगा? तो हमारे इस मूवमेंट के जो सरबराह थे, जो हमारे जो मेंटोर थे, वो महेश भट्ट साहब थे एक। तो मैंने, और भट्ट साहब की एक बात मैं कहूँगा, वो बड़े ईमानदार हैं राय देने में, हालांकि लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैंने भट्ट साहब को फ़ोन किया कि यार वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि मोदी साहब आ रहे हैं और उनसे मिलना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। अच्छा, उनको मालूम था। तो मैंने भट्ट साहब को फ़ोन किया कि यार ये लोग इस तरह से कहते हैं और मोदी से मिलना चाहिए कि नहीं। तो भट्ट साहब ने मुझे सोच के कहा कि यार देखो, हमारी लड़ाई जो है मोदी से, वो कोई ज़ाती तो है ही नहीं, उसूल पे लड़ रहा है। और ये लड़ाई में भी एक वक्त आने वाला है कि आपको मोदी के साथ बैठना पड़ेगा टेबल पे। तो यूँ समझो कि वो ऑप्शन अभी ले लो। तो बोले कोई हर्ज नहीं है मिलने में। तो मुझे एक हिम्मत आई कि चलो। फिर 2-3 दिन के बाद मैंने कहा विल बेल द कैट, मोदी साहब को बात कौन करेगा। तो मैंने कहा यार भट्ट साहब आप बताओ। तो फिर कुछ दिनों के बाद भट्ट साहब का मुझे फ़ोन आया कि यार मोदी के दोस्त हैं रजत शर्मा, जो मेरे भी दोस्त हैं, मैं रजत से बात करता हूँ। और वहाँ रजत शर्मा आया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम एक मेल लिखो। तो मैंने एक मेल लिखा मोदी साहब को, और मैंने कहा कि मेरी पहली लाइन थी उस मेल में कि आई एम नॉट एपोलॉजेटिक। अच्छा, मतलब जो अब तक मैंने किया उसके लिए मुझे कोई माफी नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी एक रास्ता है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, आप मेरे भी चीफ मिनिस्टर हो,
और मैं आपसे बात नहीं करूँगा तो किससे करूँगा, तो इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो और मुझे मालूम है कि मोदी साहब के जितने एडवाइज़र थे उस वक्त, सब ने कहा कि मत मिलना इससे, ये ज़फ़र सरेश वाला बहुत डेंजरस है। उसे एक तो बड़े अभी अधिकारी बने, बाद में वो कहते हैं कि मैं लिख के देने वालों में से था, लेकिन वो मोदी साहब ने खुद तय किया कि नहीं मिलना चाहिए। हालांकि उनको एडवाइस सबकी ये थी कि भाई इससे क्यों मिलते हो, उन्होंने तय किया। तो हमारी ये बैक एंड फोर्थ हो रही थी और ये हुई। फिर मोदी साहब ने मुझे कहा फलां जगह पर, तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे तन्हाई में मिलना चाहता हूँ। अच्छा। तो वो भी वो एग्री हो गए। अच्छा, वैसे मैंने एक राय तो महेश भट्ट से ली, एक वहाँ 2 इस्लामिक स्कॉलर हैं पुराने ज़माने से जिनसे मेरा ताल्लुक़ था, हाँ लंदन में। मैंने उनसे पूछा कि मुझे मुसलमानों की राय नहीं चाहिए, मुझे इस्लाम की राय चाहिए। उनके सामने ये सारा था, गुजरात का पस मंज़र और सारा। इस पस मंज़र में आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए कि नहीं। तो मौलाना याकूब साहब कासमी बड़े पुराने देवबंद के स्कॉलर हैं, और एक मौलाना ईसा मंसूरी, दोनों ने मुझे कुरान की 10 आयतें सुनाई और कहा कि अगर मसले को हल करना है तो मिलो, और मसला हल नहीं करना तो मत। तो मुझे एक हिम्मत आई मजहब की भी कि भाई, तो ये हुआ कि जब मिलने का तय हुआ तो मैंने मौलाना ईसा मंसूरी को कहा कि मौलाना बोलना बहुत आसान है, अब आप भी चलो साथ में। बोलते हो तो वो भी साथ में थे, और हमारी मुलाकात सेंट जेम्स कोर्ट में हुई। तो मुझे अभी तक याद है कि हम जब सेंट जेम्स कोर्ट में 5 बजे का वक्त था, 17 अगस्त 2003, 5 बजे, हम 4:55 मैं जब फॉयर में था, मुझे महेश भट्ट साहब का फ़ोन आया और मुझे कहा उनकी इनिमिटेबल स्टाइल में, ज़फ़र जा रहे हो मोदी से मिलने? मैंने कहा हाँ। अगर उसकी आंखों में आंखें डालकर तुम ये नहीं बोल सकते देयर कैन नॉट बी पीस विदाउट जस्टिस, तो मत मिलो। मैंने कहा भट्ट साहब पता नहीं चीफ मिनिस्टर है, मैं तो ज़िंदगी में कभी किसी चीफ मिनिस्टर को मिला ही नहीं हूँ, तो पता नहीं ये 2 मिनट देता है भाई कि 3 मिनट देता है, कोशिश करूँगा। तो बहरहाल हम लिफ्ट में जब पहुँचे, 5th फ्लोर पे मोदी साहब का कमरा था, तो वहाँ खड़े थे मोदी साहब मुझे इस्तकबाल में, और मेरे गले में हाथ डाला और बोला यार क्या, चल, यूँ करके उनकी जो स्टाइल है ना, ठप, चल यार क्या तू भी क्या लगाया है तूने। आप डर रहे थे उससे पहले? अच्छा, मैं इतना डर रहा था कि पता नहीं। अच्छा, मैं तो डर रहा था कि यार गुजरात की मतलब वो जो सारा था, और मिलोसेविच और क्या क्या उनके ऊपर इल्काब थे लगे हुए, हिटलर, और पता नहीं मेरे घर में मेरी मदर तो नमाज में बैठी थी। अच्छा। मेरी बहन ने रोज़ा रखा था, पता नहीं मोदी को मिल रहा है क्या होगा, यानी मेरे। अच्छा, उससे पहले मुझे बड़ी मुखालिफत हुई लोगों की, जब पता चला कि मैं मिलने वाला हूँ, लोगों ने मुझे आके समझाने लगे इंग्लैंड में। मैंने कहा यार देखो, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं बरतानिया का नहीं हूँ। मैंने कहा आप नहीं जानते, मेरे लिए हिंदुस्तान, लोगों ने बड़ा समझाया। वहाँ पर मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन है, जो हमारे यहाँ का पर्सनल लॉ बोर्ड है, ऐसा वो MC भी है, उसके लोग मुझे समझाने के लिए आए, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि नहीं अब मिलना है, ये तय था। तो बहरहाल लोग डरे हुए थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल हल्का कर दिया मोदी साहब ने, और मुझे लेकर गए अपने कमरे में। मुझे अभी तक याद है, स्विंग था, स्वीट था, उसमें स्विंग था, उसमें बिठाया, और जो सारे बड़े बड़े हिंदुस्तान के, मैं नाम नहीं लेता, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सब थे। तो मैंने शुरुआत में मोदी साहब को 2 बातें पूछी। मैंने कहा सर आपके पास वक्त कितना है मेरे लिए? तो मोदी साहब ने कहा जब तक तुम्हारे सारे सवाल और तुमको तसल्ली बख्श जवाब न मिल जावे तब तक। ओह माय गॉड। फिर मैंने दूसरा सवाल ये पूछा कि सर आप, उस ज़माने में वो 5 करोड़ गुजराती की बात करते थे, अभी बाद में 6 करोड़ बोलते थे, और अब 135 करोड़ हिंदुस्तानी। तो मैंने कहा सर आप 5 करोड़ जो गुजराती की बात करते हो, तो वो 5 करोड़ में हम 50 लाख हैं या नहीं है? नहीं है तो फिर कोई बात नहीं भाई, हम 2nd क्लास हैं। तो तुम मेरे हो, उस पर मोदी ने मुझे 20 मिनट तक लेक्चर दिया वहीं कि तुम मेरे हो। बोले मैं, और बोलते गए, ये लाया मैंने साबरमती का पानी, बिल्कुल तुम मेरे हो, मैं तुम चीफ मिनिस्टर तुम्हारा भी हूँ, वोट मत दो ठीक है, लेकिन अब तो मैं चीफ मिनिस्टर तुम्हारा भी, और मैं तुम्हारा हूँ। तो यहाँ से हमारी बात शुरू हुई, और फिर हमने बड़ी, इट वॉज मतलब नो होल्ड्स बार, हम उनको बोलते गए आपने ये किया वो किया, जो सारे इल्ज़ामात उन पर थे। वो कहने लगे नहीं ये गलत है, ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, ये है। अच्छा, मैं तो फिर भी मोदी साहब को मोदी समझ के बात करता था, यानी यार कि डर भी था कि भाई मेरा तो घर बार है वहाँ अहमदाबाद में, वापस जाना भी है। मौलाना ईसा मंसूरी साहब तो बिल्कुल,
और रजत जी मुझे कहते थे कि यार मौलाना ईसा मंसूरी ने तो मोदी की क्लास लगा दी थी। बड़ी बात यह है कि भाई एक होता है ना, अब मैं 2 बातें कहूँगा, आप कहोगे हाँ चलो जफर भाई ठीक है। मोदी साहब सुनते रहे, यानी मौलाना ईसा मंसूरी नॉन स्टॉप 35 मिनट तक सुनाई उन्होंने इंसाफ पर और उस पर, और मोदी साहब सुनते रहे उनकी बात को, और हमने जो भी उनको कहा बहुत खबर सुनते रहे, जवाब देते रहे। अच्छा, जो उन पर इल्ज़ाम था कि भाई उनको ज़रा भी सदमा नहीं है, हमारे सामने दिखाया उन्होंने, बहुत गमगीन थे इस पर जो हुआ उस पर। मुझे आखिर में अच्छा बीच में मुझे याद है, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हिंदुस्तान के, वो यूँ घड़ी देख रहे थे क्योंकि भाई ने आए हैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, अब 1-1.5 घंटा हो गया था। मोदी साहब ने उसको कहा बैठ जा, अभी क्या नहीं जवानी अभी कहीं जाना नहीं है, इनके साथ बैठे हैं। तो बहरहाल होती गई, फिर आखिर में मुझे उन्होंने ये कहा कि अच्छा चलो सब बात छोड़ो, लेट्स कम टू ब्रास ट्रैक्स। अभी क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, कौन सी ज़मीन है या कब्रिस्तान है मुसलमानों की जो हिंदुओं के कब्जे में है, कौन मुसलमान है कि जिसको कॉम्पनसेशन नहीं मिला हो, अभी क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। तो मैंने कहा सर हम तो ये समझ के आए थे, पता नहीं आप 5 मिनट देते हो 10 मिनट, हम तो कुछ मेमोरेंडम में नहीं लेके आए थे भाई, हम तो थे ही नहीं ना सियासी लोग जो नॉर्मली जाते हैं, हम तो पता नहीं आप ये दोगे, हमारे पास तो कुछ वो है नहीं। यूँ करके यूँ पेपर पे लिखा, भले ये मेरा नंबर है, मोदी 24/7 अवेलेबल है। अब आप बताइए कि वो आदमी ने मेरी पूरी बात सुनी, गम था उसको, और हाँ ये देयर कैन नॉट बी पीस विदाउट जस्टिस, आंखों में आंखें डालने का मौका आया। मैंने कहा एक वक्त में, मैंने कहा कि सर आप यहाँ हैं, क्योंकि हाँ हमने उनका हमारे पहले उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया था ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, इसलिए कि वाइब्रेंट गुजरात के लिए आए थे, तो वो मैंने थोड़ा देखा, तो मैंने उस पर उनको शुक्रिया अदा किया कि मैंने आज तक जिस तरह से आपने जो प्रेजेंटेशन किया गुजरात का, तो मैंने आज तक किसी चीफ मिनिस्टर को या किसी हुकूमत वाले को नहीं देखा इस तरह का, ये लेवल का जो उनका पूरा जिस तरह से उन्होंने पावर पॉइंट पे जो एक स्लाइड के साथ किया था। तो मैंने कहा सर आपने बहुत ज़बरदस्त किया, क्या आपको लगता है कि इस पर आपकी सड़कें बहुत अच्छी हैं, आपका गवर्नेंस बहुत अच्छी है, पावर बहुत अच्छा है, क्या इसी पर लोग गुजरात में लगाएंगे या और भी कुछ चाहिए उनको? तो फ्रेंच विंडो थी और हाइड पार्क दिखता था। बोले नहीं, मोदी साहब ने कहा, बोले जैसा अमन है ना यहाँ इंग्लैंड लंदन में, बोले ये भी चाहिए। तो मैंने कहा, फिर मैंने वहाँ कहा, मैंने कहा सर कैन देयर बी पीस विदाउट जस्टिस, क्या इंसाफ के बगैर अमन हो सकता है? तो मोदी साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं हो सकता, और मोदी वादा करता है इंसाफ भी होगा और ये रिपीट नहीं होगा, ये मोदी वादा करता है। और दोनों में मोदी साहब सही रहे, इसलिए कि पहली मर्तबा गुजरात के फसाद में, ये 2002 के बाद 425 हिंदुओं को जेल में गए और कम से कम 90 हिंदुओं को सजा हुई, एक से एक 30 मार खां थे जिनको सजा हुई, बड़े नेता थे, बड़े लोगों को हुई सजा, बड़े पुलिस वाले अंदर गए जेल में, वो अलग बात है 9 साल 10 साल के बाद, लेकिन यार इससे पहले कभी भी किसी को सजा ही नहीं हुई थी। तो जब ये बात थी तो फिर मुझे लगा यार अब मैं इस आदमी से क्या लड़ाई लड़ूं, बताइए। और लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या निकाल दिया, 2.5 घंटे में क्या डील की ने कितना किया, और जैसे पता नहीं मैं बिक गया, और हाँ क्या क्या मेरे ऊपर। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल तय था मेरे अंदर में कि यही रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, और यही टेम्पलेट होगी अब आइंदा। कहीं भी मुसलमानों का या किसी का भी मसला होगा, आपको उसी से बात करनी पड़ेगी जिसके खिलाफ आप लड़े हो। ये मुझे उस दिन तय हो गया कि अब आप मुसलमानों को, चाहे फिर पैलेस्टाइन हो, चाहे कोसोवा हो, चाहे कहीं भी हो, यही रास्ते पर आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको उसके बाद अफसोस हुआ कि जो सब किया था कैंपेन वगैरह, नहीं, यू स्टिल स्टैंड बाय दैट कि जो किया था ठीक है, वो एक था। और मुझे अफसोस इसलिए नहीं हुआ कि मैं अपने पैसों से लड़ा था, मैंने किसी से चंदा नहीं किया था। फिर क्या हुआ कि जब ये नंबर तो दिया था मोदी साहब ने, अब हमारी तो जेब में, अच्छा उसके बाद तो मुझे 1100 हेट मेल आए, और मेरे से बड़ा काफिर शायद 1400 साल में कोई नहीं गुजरा था। मैंने बर्दाश्त किया सब चीज़, तो मुझे लगा कि यही सही रास्ता है। उसके बाद ये हुआ कि अब हम तो कोई रास्ता नहीं रहा। 2 महीने के बाद मैं M1 जो है वहाँ का बहुत ही मशहूर फ्रीवे, उस पर जा रहा था और मेरी जेब में से ये नंबर निकला। तो मैंने कहा यार आज तक तो किसी चीफ मिनिस्टर ने हमारा फ़ोन उठाया नहीं है, लाओ ट्राई करते हैं, नंबर दिया है इन्होंने। तो मैंने फ़ोन किया, तो जब फ़ोन किया तो उनके ऑफिस में पूछा भाई कौन है, तो मैंने कहा मैं जफ़र सरेश वाला। कौन? मैंने कहा बस इतना है, और मोदी साहब मुझे जानते हैं और मैं इंग्लैंड से बोल रहा हूँ और
बस कोई काम, मैंने कहा नहीं काम तो कुछ नहीं है, उनसे कहना अगर वो वक्त हो तो बात कर लें। मैं समझा पता नहीं, 2 घंटे में फ़ोन आया मोदी साहब का खुद, और कहा यार तूने तो बड़ी देर कर दी, मैंने तो तेरे को नंबर अगस्त में दिया था, तूने अक्टूबर कर लिया। तो मैंने कहा सर मैं तो ये समझता था पता नहीं हमारा कोई फ़ोन उठाएगा या नहीं उठाएगा। तो कहा यूँ नहीं, तुम यहाँ कब आते हो, तुम यहाँ हो और बात करते हैं। तो मैं तो 2-2.5 साल से लड़ाई की वजह से मैं हिंदुस्तान भी नहीं जा पाया था। फिर मैं गया और पहली मुलाकात हुई, और वहाँ मेरे साथ लोग आए और उनका कोई मसला था, मुझे याद है हिम्मतनगर वालों का, वहीं मोदी साहब ने फ़ोन किया और उसको निपटाया। तो इनिशियली ये होता था कि लोग इंडिया से मुझे लंदन फ़ोन करते थे, मैं उधर से इनको फ़ोन करता था, और मसले जो उन्होंने कहा था ना भाई, ये एक बात कही थी कि मैं तुम्हारा भी चीफ मिनिस्टर हूँ, भले वोट मत दो मुझे, यार अपना काम तो करवाओ मुझसे। तो ये एक सिलसिला बना, और ये फिर मुझे लगा कि, और मैं एक किस्म का आई बिकेम अ ब्रिज बिटवीन द कम्युनिटी एंड मोदीज एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं बहुत ईमानदारी से और बिल्कुल इंसाफ से कहूँगा कि वो जो गुजरात में 11 साल, उसके बाद फिर मैं हिंदुस्तान वापस आ गया। मुझे लगा कि यार, क्योंकि फिर वो इतने काम आ गए कि मैंने अपनी रेसिडेंसी छोड़ दी। तो मैंने तो इंग्लैंड का वीज़ा छोड़ा है ना। मुझसे लोग सवाल करते हैं यार इंग्लैंड के लिए लाइन लगती है, अगर कोई इमाम साहब को भी मिलता हो ना ग्रीन कार्ड तो जाएंगे, मैं तो वो छोड़ के आया हूँ यहाँ पर। तो उसके बाद मुझे ये लगा कि, और वो 11 साल जो 2003 से 14 तक, मैं 2005 में जब मैं वापस आ गया, मुसलमानों के मसले हम लेके जाते थे और सॉल्व। मुझे एक बार याद है कि हमने कहा कि यार ये डेवलपमेंट जैसे शुरू हुआ है, जो ये इनका सबसे पहले ये जो रिवर फ्रंट, तो उस वक्त ये था कि पता नहीं मुसलमान इलाकों में रिवर फ्रंट नहीं आएगा, आया, हर इलाके को आज टच करता है, जितनी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं वो सब करता है। इतना हुआ कि देखिए गुजरात का मुसलमान जो है ना, उसको अब मोदी से कोई ऐसा वो नहीं है। 2012 का जो इलेक्शन हुआ जिसमें मोदी साहब तीसरी बार जीत कर आए, तो 30% मुसलमानों ने मोदी को वोट किया है। उसके बाद 2014 में जितने मुसलमानों के वोट मिले वाजपेयी साहब को नहीं मिले थे। तो वो मोदी साहब, यानी मुसलमानों को जो प्रॉब्लम था ना वो बीजेपी से था, मोदी से नहीं था। अभी भी जो प्रॉब्लम है वो बीजेपी से ज्यादा, या बीजेपी के वो जो एक उनकी जो वो बयानबाजी करने वाले नेता जो हैं उनसे, मोदी साहब से नहीं था। तो उन्होंने काम मुसलमानों के बहुत किए। मैं कम से कम 7 साल में, यानी 2005 से लेकर 9 साल में, मैं कम से कम 250 ग्रुप्स को अपने मसलों को लेकर मोदी साहब के पास गए हूँ, और ऐसे ऐसे काम किए। मुझे एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जब हम एक मसले को लेकर गए तो मुझे कहने लगे, बोले कांग्रेस का कोई चीफ मिनिस्टर पहली बात तो इतना वक्त नहीं देगा मुसलमानों को, और जो मोदी ने किया ये पॉसिबल ही नहीं है कि कर सकता है। तो वो वही फिर 2014 में आए, और तो मेरा रिश्ता जो है उनके साथ नॉन पॉलिटिकल था, कभी भी, तब भी और अभी भी, और वो अभी भी बिल्कुल वैसा है। यानी मुझे अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे जो काम करता हूँ उसमें पूरी मैं वहीं आना चाह रही थी। आर्टिकल्स आपके बारे में पढ़ रही थी तो भाई कि गुजरात के मुख्यमंत्री स्पीड डायल पे उनका नंबर था आपके पास। आज क्या देश के प्रधानमंत्री से आपका वैसा रिश्ता है? क्योंकि बीच में कई इंटरव्यूज ऐसे आए जहां पर मतलब हेडलाइन ही ये बनाई गई कि जफर सरेशवाला ने कहा है कि मोदी ने मेरा इस्तेमाल किया जब उन्हें जरूरत थी, अब मैं वैसा नहीं हूं, अब मोदी के आसपास दूसरे लोग हैं। तो अब एग्जैक्टली आपका रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसा है? जो आप इंटरव्यू जिसका कह रहे हैं ना, वो हेडलाइन है, मैंने 10 बार सुना, कहीं पर भी आपने सुना वो इंटरव्यू में मैंने कहीं पर भी नहीं बोला कि उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया या मैं इस्तेमाल हुआ। उसके आधार पे कई प्रिंट आर्टिकल्स भी हैं जहां पर ये है कि मोदी यूज्ड मी, क्या था? हाँ, वो लिखा है when he needed। हाँ, हालांकि वो हेडलाइन पर। अच्छा, मैंने क्या किया, वो जैसे इंटरव्यू की हेडलाइन आई, मैंने इमीडिएटली मोदी साहब को ये इंटरव्यू भेजा और मैंने कहा आप जरा सुनिए, और फिर तो मुझे जवाब आया वहां से। बल्कि उनके बहुत ही जो पूरा संभालते हो, कहते हैं यार कमाल है इस मुल्क में, मतलब जो चीज बोली ही नहीं है वो हेडलाइन डाली, और उस पर से कुछ अखबार वालों ने लिखा। कहीं ना कहीं जब मैं सुन रही थी तो आपकी बातों से ये तो लग रहा था कि रिश्ता था, वो था ज्यादा लग रहा था। तो अब मैं समझना चाह रही हूँ हमारे सब व्यूअर्स के लिए कि आज जफर सरेशवाला का रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसा है? बिल्कुल, देखिए यानी अब रिश्ते के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं रोज वहां जाऊं या मिलूं। वो एक चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन जैसे मैं ये तालीम और तरबियत का मैं पूरा जो
प्रोग्राम हाँ, कर उस रहा पे हूँ, हम बात करेंगे, हाँ। हम जो कर रहे हैं, तो वो सरकार, भाई देखिए सरकार है तो सरकार का पूरा पूरा सपोर्ट है। जो काम करते हैं हम लोग, जो वर्कशॉप चलाते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की, कैपिटल मार्केट की, एंटरप्रेन्योरशिप की, हर जगह आपने देखा उनके मंत्री आते हैं। आप मुझे बताइए कि मेरे प्रोग्राम में मोदी साहब के कैबिनेट मिनिस्टर अगर मेरा उनसे रिश्ता ना हो तो आएंगे? ये बैंक वाले सपोर्ट करेंगे? और क्योंकि मैं कोई और, मेरा जाति तो ना तब था ना अभी है, तब भी लोगों के ही मसले लेके जाता था मैं, और अब भी मैं लेके जाता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा पहले भी जो ताल्लुक था आज भी वैसा ही है। यानी अगर मुझे जरूरत पड़ी, अल्लाह ना करे, तो मैं सीधा फोन कर सकता हूं और मुझे मालूम है कि 1 घंटे में फोन आ जाएगा। लेकिन कोई सो गाइस, ये वीडियो है जिसमें मोदी जी मतलब कि वो उनको जब भी ये फ़ोन करे उनको रिस्पॉन्स आ जाएगा 1-8 घंटे में। सो इनका कहना ये है कि मैं जब भी कांटेक्ट करूँगा तो मोदी जी से मेरी इतनी अच्छी बाउंडिंग हो गई है कि वो जब भी मैं उनको कांटेक्ट करूँगा तो यकीनन उनका रिस्पॉन्स आएगा, यकीनन आएगा। सो ये वीडियो मोदी जी से रिलेटेड है कि एक बंदा जो कि मोदी जी से बहुत ही ज़्यादा खफा है, उनके विरोध में बात कर रहा है, उनसे उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत सारे जो है वो एहतजाज किए पार्लियामेंट्स के बाहर और कंट्री से बाहर भी, दूसरी कंट्रीज़ में यूके यूएसए में, एंड वहाँ पर भी काफ़ी विरोध किया, लोगों से मिले, उनसे बात की। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि मोदी जी के साथ फिर इनकी दोस्ती कैसे हो गई। मतलब एक वो जो लड़ाई कर रहे हैं, दुश्मन बने हुए हैं एक दूसरे के, मतलब मोदी जी के लिए इतना उनके दिल में क्रोध है, इतनी गुस्सा है कि वो चाहते हैं कि बस मोदी जी जो हैं, गुजरात में मेरे ख्याल से जो इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद से ये लोग काफ़ी ज़्यादा उनसे हेट करना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब ये वीडियो देखकर हमें एक मोदी जी की पर्सनैलिटी के बारे में आइडिया हुआ। इन्होंने जो एक्सप्लेन किया, इन्होंने जो बताया कि मोदी जी के लिए हमने कितना कुछ उनके ख़िलाफ़ करने की कोशिश की, लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि ये बात तो मिलकर बैठकर बात हो सकती है, अगर बात को सुलझाना है तो मिलना पड़ेगा, अगर बात नहीं सुलझानी, लटकानी है तो उसके लिए तो हमें मतलब नहीं मिलना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें, तो इसके बाद वो उनसे मिलने गए, मोदी जी ने भी उनको कहा कि ठीक है आओ मिलो मुझसे। लेकिन आगे की सिचुएशन मैं खुद भी कंटिन्यूसली यही सोच रही थी कि मोदी जी ने आगे बिहेव कैसा किया होगा जब वो गए होंगे, कि मोदी जी को पता है कि ये बंदा मेरे खिलाफ़ इतना कुछ कर रहा है और मैं उसी को ही मतलब बुला रहा हूँ, तो उनके माइंड में क्या चल रहा होगा। तो यकीनन आप लोगों के भी माइंड में यही चीज़ें चल रही होंगी। लेकिन मैं ये सोच रही थी ना कि क्या होगा, लेकिन जब इन्होंने अपनी इतनी खुशी से बताया कि उन्होंने मेरे यहाँ पर थप्पड़ मारा और कहा कि चल अंदर तू क्या कर रहा है, मतलब ये जो फीलिंग्स थी ना, इसको लग रहा था सुनकर के जैसे कि कोई फ्रेंड किसी को कहता है, बहुत ज़्यादा बचपन का चड्डी फ्रेंड होता है ना, जो क्लोज फ्रेंड होता है, वो कहता है कि चल यार, मतलब इस तरह से वो बात कर रहे हैं। तो इससे आइडिया हुआ कि मोदी जी कितने फ्रेंड हैं और वो उनके दिल में ये चीज़ नहीं है। और कोई होता तो शायद उनके दिल में भी ये बात आती कि ये नफ़रत करते हैं, मतलब मेरे खिलाफ इसने इतना कुछ किया, तो उनके दिल में हेट पैदा हो जाता। लेकिन इतनी पॉजिटिविटी लाइक सीरियसली मैंने कभी भी नहीं देखी, कहीं भी नहीं देखी है, और यकीनन आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी कि इतनी पॉजिटिविटी यार कैसे हो सकती है एक इंसान के अंदर, कि वो उसको कुछ मतलब उसका दुश्मन खड़ा हुआ है, उससे नफ़रत करता है, कोई इतना जो है उसके ख़िलाफ़ बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने फिर भी इस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लिया, पॉजिटिव लेकर अपने माइंड को शांत रखा। उसके बाद फिर जब उनसे मिले, बात की, और मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी, जब उन्होंने एक तो वो थप्पड़ मार के बात करने वाली, मतलब प्यार से जो मारते हैं, वो वाला बहुत अच्छा लगा मुझे, हार्ट टचिंग भी था और अट्रैक्टिव थिंग लगी। एंड इसके अलावा जब उन्होंने कहा कि मेरे लिए आपके पास टाइम कितना है, तो उन्होंने आगे से कहा जब तक तेरी बातों का आंसर नहीं मिलता तब तक तुम्हारी मैं बात सुनूंगा, और
जितना भी मतलब कि टाइम है तुम्हारे आंसर ना मिल जाए, तुम्हें पूरी बात ना हो जाए, तब तक कुछ भी नहीं कहूँगा, मतलब तब तक मैं आपकी हर बात सुनूंगा। सो ये बात मुझे अच्छी लगी। लाइक एक प्रधानमंत्री जिसके पास टाइम ही नहीं होता और वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, आंसर भी दूंगा, जब तुम सेटिस्फाइड नहीं हो जाते मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, डोंट वरी। तो ये बात जो है पत्थर को भी मोम बना देती है। जानते हैं पत्थर होता है ना कितना सख्त होता है, लेकिन उसको जब इस तरह की बात कही जाए तो उसका मोम हो जाता है वो भी। तो कहते हैं प्यार से जो बात कहकर आप करवा सकते हो ना, वो गुस्से से नहीं करवा सकते। सो यही सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में जानने को मिली। एंड नंबर दिया उन्होंने, उनसे कांटेक्ट किया, जब भी इन्होंने कांटेक्ट किया तब उनसे बात हुई। लेकिन हेडलाइंस की जहाँ पर बात आई तो हेडलाइंस वाले यार आपको पता ही है कि न्यूज़ वाले होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, वो हमेशा हेट फैलाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ना, ये हेडलाइंस इन्होंने लगा दी, इससे हेट पैदा हो रहा है, पब्लिक के बीच में हेट पैदा हो रहा है कि पब्लिक सोच रही होगी कि पीएम मोदी ने इनको यूज़ किया। अब इनके बारे में लोग सोच रहे होंगे कि ये इनको मतलब इनके लिए लोग अफसोस कर रहे होंगे कि हाँ इनको यूज़ किया गया मोदी की तरफ से, तो मोदी जी को हेट फैला रहे होंगे। ये किसी की साजिश भी हो सकती है, लेकिन ये मीडिया हेट फैला रही है। कभी भी आपको पॉजिटिविटी दिखाएंगे, कहीं पर भी अच्छी चीज़ हो रही होती है तो वो आपको कभी भी नहीं दिखाते, लेकिन अच्छी चीज़ तो नहीं दिखाते, नेगेटिव चीज़ें हमेशा आपको दिखा रहे होते हैं। सो ये बहुत अफसोस होता है कि ऐसी चीज़ों की वजह से आज नफ़रतें पैदा हुई हैं, हर जगह पर नफ़रत है। क्यों? क्योंकि आपको पॉजिटिविटी नहीं दिखाई जाती, नेगेटिविटी दिखाई जाती है, चीज़ कुछ और होती है और दिखा कुछ और रहे होते हैं। तो ये चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएं तो मेरे ख्याल से हम लोग बहुत सुकून से रह सकते हैं, फिर कंट्री का उस बॉर्डर हो या ये बॉर्डर हो। तो मुझे तो यही फील होता है। यकीनन आप लोग आज तक जितने भी लोगों से मिले हैं, इवन तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तानी लोगों से मिले हैं या फिर मैं इंडिया के लोगों से मिली हूँ, बातचीत हुई, तो टू बी ऑनेस्टली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने इतना फील किया कि लोगों में नफ़रतें नहीं है, प्यार है, लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, इतना अच्छे से बात करते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतना लव देते हैं। क्या आप लोगों ने यही चीज़ कभी मतलब कि अगर हम यही मीडिया में देखते हैं ना, मीडिया में कभी भी ये चीज़ नहीं दिखाई जाती। मीडिया में ये कहा जाता है वो नफ़रत करते हैं, वो हेट करते हैं। सेम एज इट इज़ आप लोगों ने भी देखा होगा, काफ़ी रिएक्शन चैनल्स में काफ़ी पब्लिक ओपिनियंस भी देखे होंगे, तो आपको उससे आइडिया हो जाना चाहिए कि लोग कितना मतलब उसी से आपको आइडिया होगा यकीनन कि लोगों में कितनी हेट है और कितना लव है। सो ये चीज़ अब हेट होता है, हेट वही है जो लोग मीडिया फैलाती है और लोगों को ऐसी सोच नहीं होती तो वो अंडरस्टैंड नहीं करते सिचुएशन को कि एक्चुअली रियलिटी है क्या। सो बस यही सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं मोदी जी के बारे में कहूँगी कि मोदी जी की दिल से और रिस्पेक्ट बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं और उनके दिल में बहुत प्यार है, रहम है, अपने लोगों को अपना मानते हैं। और इसीलिए मैंने देखा है कि मुस्लिम लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने नो डाउट मोदी जी ने भी बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, उन्होंने काम किया है, तभी वो लोग सब उनके सपोर्ट में खड़े हैं और काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं। 3 तलाक का इशू सॉल्व करवा दिया इन लोगों ने, मोदी जी लोगों ने। तो यही सारी चीज़ें। और बाकी बीजेपी से कोई इशू हो ना हो, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद तो अब मुझे लगता है बीजेपी को बहुत लोग पसंद करना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री ऐसा अच्छा मिला है, ऊपर से सीएम मिले हैं, योगी आदित्यनाथ जी मिले हैं, अमित शाह जी मिले हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो मुझे ये वीडियो इतनी कोई अच्छी लगी, ये हार्ट टचिंग थी, इमोशनल मैं कह सकती हूँ, मेरे लिए तो इमोशनल मोमेंट भी थे। सो अच्छा वीडियो था, काफ़ी अच्छा लगा, फील हुआ मुझे, यकीनन आपको भी फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा। एंड बस प्यार करें, एक दूसरे से नफ़रतें मत करें और दूसरों की बातों को सुनकर, स्पेशली मीडिया की बातों को सुनकर कभी भी भरोसा मत करें। मीडिया वो बोलती है जो मीडिया दिखाना चाहती है, मीडिया वो नहीं दिखाती जो एक्चुअली हो रहा होता है। सो यकीनन आपको मेरे बात समझ आ गई होगी। बाकी प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें और रिस्पेक्ट के साथ, लॉज ऑफ लव। और मोदी जी के लिए तो मेरे दिल में और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।